बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिब्रेलिन्स यानी कि रेगुलेटर्स ऑफ प्लांट हाइट। जिब्रेलिन के बारे में ये है कि ये रेगुलेटर्स हैं, ये वो केमिकल्स हैं, वो हार्मोन्स हैं जो प्लांट की हाइट को बढ़ाते हैं। 1950 में जिब्रेलिन क्या है, ये 1950 में डिस्कवर हुआ। जिब्रेलिन आर लार्ज ग्रुप रिलेटेड कंपाउंड्स, मोर देन 125 आर नाउन। तो जिब्रेलिन क्या है, ये वो लार्ज ग्रुप है और इससे रिलेट करते हैं 125 कंपाउंड्स जो कि जिब्रेलिन जैसे हैं, जो जिब्रेलिन्स की तरह का काम करते हैं। इट्स प्रमोट ये स्टेम ग्रोथ को प्रमोट करता है, इंक्रीज प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट को बढ़ा देता है। तो ये जिब्रेलिन जो है ये डिस्कवर कैसे हुआ? डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन कुछ इस तरह से है कि फर्स्टली डिस्कवर्ड इन बाय जापानीज साइंटिस्ट इन राइस। तो राइस के अंदर सबसे पहले ये जापानीज जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इसे डिस्कवर किया। डिस्कवर कुछ इस तरह से हुआ कि जो राइस फार्मर थे इन एशिया के अंदर, तो उनके जो राइस प्लांट्स थे उनमें एक डिज़ीज़ थी कि वो डिज़ीज़ कुछ इस तरह से थी कि प्लांट्स जो थे वो होते जा रहे थे, लेकिन उनमें जो सीड प्रोडक्शन थी वो कम होती जा रही थी। तो इसे उन्होंने नाम दिया था फुलिश सीडलिंग का, यानी कि बिकैनी डिजीज़ का नाम दिया था। तो ये दिस डिजीज़ इज़ कवर्ड ड्यू टू, ये काज किस वजह से होती थी? ये फंगस की वजह से काज होती थी। इस फंगस का नाम उन्होंने रखा जेब्रेला फ्यूजिकोराई। जेब्रेला फ्यूजिकोराई एक केमिकल प्रोड्यूस करती थी जिसका नाम है जिब्रेलिन। तो 1930 में जापानीज़ ने ये इम्प्योर क्रिस्टल हासिल किया टू फंगल ग्रोथ एक्टिव कंपाउंड्स का, जिन्हें उन्होंने टर्म नाम दिया जिब्रेलिन ए एंड जिब्रेलिन बी। अब ये काम हुआ कहाँ? ICI अदारा है, एम्पिरिकल केमिकल इंडस्ट्रीज़। ये कहाँ है? बर्तानिया में ये अदारा है, बर्लिन जगह पे। और USDA, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन पियोरिया, ये US में ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है पोयरा में। तो ये दो अदारे हैं जो कि पब्लिश करते हैं, काम करते हैं इन केमिकल्स वगैरह पे। और ये एग्रीकल्चर जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं, ये अदारे उन्हें वर्ल्ड वाइड तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट, वर्ल्ड वार की वजह से ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये जापानीज़ तक ही रह सकी, क्योंकि वो ये जो अदारे हैं ICI एंड USDA वहाँ तक नहीं पहुँचा सके। तो ये जिब्रेलिन का सारा स्ट्रक्चर है। तो टोक्यो यूनिवर्सिटी ने आइसोलेट किए 3 जिब्रेलिन फ्रॉम ओरिजिनल जिब्रेलिन ए। जो ओरिजिनल जिब्रेलिन ए था ना, उसमें से इन्होंने 3 जिब्रेलिन जो थे वो आइसोलेट किए, अलग किए। तो एंड माइंड देम and name them जिब्रेलिन A, जिब्रेलिन A2, जिब्रेलिन A3। अब उन्होंने जिब्रेलिन A में से नेक्स्ट 3 जिब्रेलिन जो थे वो आइसोलेट किए, उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिन A, जिब्रेलिन A1, जिब्रेलिन A2, जिब्रेलिन A3। और जो जिब्रेलिन A3 था वो सेम जिब्रेलिक एसिड की तरह का था, और उसने प्रूव किया कि वो जिब्रेलिक एसिड का आइडेंटिकल है। स्ट्रक्चरल फीचर्स का देखें तो जितने भी जिब्रेलिन थे हैव इन कॉमन डिफाइंस एज फैमिली ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी जिब्रेलिन्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और ये प्रूव करते हैं कि ये फैमिली ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर ड्राइव फ्रॉम एंड-क्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर। ये एंड-क्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर है जिससे ये जो जिब्रेलिन है इसका जो स्ट्रक्चर है ये निकला है, ड्राइव हुआ है। दोज प्लांट्स विच जेनेटिकली टॉल, वो वाले प्लांट्स जो जेनेटिकली टॉल होते हैं, शो नो रिस्पॉन्स, वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते जब हम उस पर जिब्रेलिन अप्लाइड करते हैं। लेकिन जो ड्वार्फ या फिर रोस्टी छोटे कद वाले प्लांट्स होते हैं, जब हम उन्हें जिब्रेलिन देते हैं तो उनकी जो हाइट होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। 1958 में जिब्रेलिन A1 इसने ये आइडेंटिफाइड हुआ हायर प्लांट के अंदर। हायर प्लांट कौन से थे? रनर बीन सीड्स थे, फेरियोस कोकोनियस कोसाइनस। तो जिब्रेलिन A1 का ये स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने जिब्रेलिन को डिस्कवर किया हायर प्लांट के अंदर। ये एंट जिब्रेलिन स्केलेटन है नीचे,
ये एंड जिब्रेलिन स्ट्रक्चर है जिसमें कितने कार्बन्स हैं, 20 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 6 7 8 9 10, नेक्स्ट 11 12 13, ये वाला जो है 14 15 16 17, नेक्स्ट इधर 18 19 और ये 20, तो 20 कार्बन्स हैं इसमें। तो ये एंड जिब्रेलिन स्ट्रक्चर है। सम जिब्रेलिन हैव फुल कंप्लीमेंट ऑफ 20 कार्बन्स, जैसे इधर उन्होंने 20 की नंबरिंग करके बताया है, सेम इसी तरह इधर उन्होंने कहा है कि कुछ जिब्रेलिन ऐसे होते हैं जो 20 के 20 कार्बन की अलाइनमेंट रखते हैं, कंप्लीमेंट होते हैं। तो Ga12, ठीक है, ये ऐसा जिब्रेलिन है जिसमें कार्बन 20 होते हैं, C20 जिब्रेलिन है। अदर हैव 19 C19 GAS, ठीक है, इसमें से ये एक कार्बन लॉस्ट कर देता है जिसकी वजह से ये 19 कार्बन इसमें रह जाते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर जिब्रेलिन्स के कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं। जिब्रेलिन इन्फ्लुएंस, जिब्रेलिन क्या है, ये अपना असर दिखाता है स्टेम इलोगेशन के ऊपर, सीड जर्मिनेशन के ऊपर, लॉस ऑफ डोरमेंसी के पर इफ़ेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ एंडोस्पर्म रिजर्व्स, ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू मेच्योर स्टेज, फ्लोरल इनिशिएशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, फ्रूट सेट। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं प्लांट्स की डेवलपमेंट में आते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट में आते हैं। तो इन सब पे जिब्रेलिन जो है ये अपना इफ़ेक्ट करता है। जिब्रेलिन स्टिमुलेट स्टेम ग्रोथ इन ड्वार्फ एंड रोस्टी प्लांट। जिब्रेलिन ने क्या काम करना है, इसने स्टिमुलेट कर दी है स्टेम की ग्रोथ, यानी कि स्टेम की जो ड्वार्फ स्टेम होगा ना, जो रोस्टी स्टेम होगा उसका स्टेम जो है उसे बढ़ाना है, लंबा करते जाना है। सम प्लांट्स एज्यूम रोस्टी फॉर्म, कुछ प्लांट्स होते हैं वो रोस्टी फॉर्म रखते हैं, यानी कि बोनापन होता है उनमें इन शॉर्ट डेज में। एंड गो शॉर्ट शूड इलोगेशन, कुछ प्लांट होते हैं वो शॉर्ट डे में क्या करते हैं कि वो एज्यूम करते हैं रोस्टी फॉर्म, यानी कि वो कद छोटे ही रखते हैं शॉर्ट डे में। और जब फ्लावरिंग होती है, जो फ्लावरिंग जब होनी होती है तो वो लॉन्ग डेज में करते हैं। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन, जब हम जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बोल्टिंग होती है, यानी कि स्टेम ग्रोथ होती है इन प्लांट्स केप्ट इन शॉर्ट डेज, जो हमने शॉर्ट डेज में रखे होते हैं। यानी कि जो रोस्टी प्लांट होते हैं वो शॉर्ट डे में फ्लावरिंग नहीं करते, जब लॉन्ग डेज आते हैं तब वो फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन अगर हम जिब्रेलिन अप्लाई कर दें तो वो शॉर्ट डेज के अंदर ही फ्लावरिंग शो कर देते हैं। मैनी लॉन्ग डे रोस्टी प्लांट्स, बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग डे रोस्टी प्लांट्स होते हैं, हैव कोल्ड रिक्वायरमेंट, उन्हें ठंड की ज़रूरत होती है। फ्रॉम स्टेम इलोगेशन, स्टेम इलोगेट करने के लिए उन्हें ठंडा ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए, कोल्ड यानी सर्दी चाहिए। तो फ्लावरिंग के लिए भी यही इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ओवरकम किया जा सकता है अगर हम जिब्रेलिन अप्लाई करें। जब हम जिब्रेलिन अप्लाई करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये उनकी लॉन्ग डे के अंदर ही बग़ैर ठंड के भी वो उनकी फ्लावरिंग शो करवा देते हैं। जिब्रेलिन क्या है, आल्सो प्रमोट इंटरनोडल इलोगेशन इन मेंबर्स ऑफ ग्रास फैमिली, जो ग्रास फैमिलीज़ हैं उनमें जो इंटरनोडल इलोगेशन होती है उसको भी ये इंक्रीज़ कर देता है। यानी कि जब हम जिब्रेलिन अप्लाई करेंगे तो जो छोटा छोटा ग्रास है, जब उस पर जिब्रेलिन अप्लाई होगा तो वो जो बड़े ग्रास की फॉर्म्स आती हैं उन जैसा वो रिस्पॉन्स शो करेगा, उतनी उसकी हाइट हो जाएगी। जिब्रेलिन एनहेंसेस बोथ रूट एंड शूट ग्रोथ, जिब्रेलिन जो है ये रूट की भी बढ़ा देता है, ग्रोथ और शूट की भी। जिब्रेलिन रेगुलेट दी ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल टू एडल्ट फेजेस। अब जो जुवेनाइल हैं, जुवेनाइल वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो सकती, सीड फॉर्मेशन नहीं होती, तो जो वह जुवेनाइल से मेच्योर स्टेज में जाते हैं फिर उनमें सीड फॉर्मेशन होती है, सारा कुछ होता है। द जुवेनाइल एंड मेच्योर स्टेजेस ऑफन हैव डिफरेंट लीफ फॉर्म्स, इनमें जो जुवेनाइल और मेच्योर स्टेजेस हैं इनमें लीफ फॉर्म्स जो हैं डिफरेंट होती हैं, एज इन इंग्लिश आइवी, हाइड्रा, हेलिक्स।
ये इंग्लिश आईवी है, इसमें जुवेनाइल स्टेज पे देखेंगे लीव्स फॉर्म और तरह की होंगी, मैच्योर स्टेज पे देखेंगे लीव्स फॉर्म और तरह की होंगी। तो जब हम जिब्रेलिन अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, रेगुलेट जुवेनालिटी को रेगुलेट करेगा। मैनी जुवेनाइल कॉनिफर्स कैन बी इंड्यूस्ड इनटू enter the reproduction phases by application of non-polar gibberellins such as GA4 plus GA7। बहुत सारे जो जुवेनाइल कॉनिफर्स हैं, जब हम उन पे वो इंटर होते हैं रिप्रोडक्टिव फेजेस में, तो हम उन पे अप्लाई करते हैं नॉन पोलर जिब्रेलिन, जैसे कि GA4 और GA7। जब ये अप्लाई करेंगे तो उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो करेगा। जिब्रेलिन्स इन्फ्लुएंस फ्लोरल इनिशिएशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि जिब्रेलिन जो है ये कंपोनेंट है और फ्लावरिंग स्टिमुलस, यानी कि ये फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है कि प्लांट में जल्दी जल्दी फ्लावरिंग का प्रोसेस हो। थ्रू जिब्रेलिन द प्लांट्स वेयर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल रेदर देन हर्माफ्रोडाइट। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और जब हम और कुछ के हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो फ्लोरल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये जेनेटिकली रेगुलेटेड की जाती है जिब्रेलिन के ज़रिए से। तो यूनिसेक्सुअल वो प्लांट्स होते हैं जिनमें मतलब एक टाइप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या फिर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो ये इसने हर्माफ्रोडाइटिक फॉर्म में ले जाता है जिसमें फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है और नेक्स्ट फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। दी प्राइमरी रोल ऑफ जिब्रेलिन का जो प्राइमरी रोल है वो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड मेज। जो मेज के प्लांट्स हैं उनमें ये काम करवाएगा। नेक्स्ट टू बी सप्रेस स्टेमन, यानी कि जो स्टेमन है जो मेल पार्ट है वो डेवलपमेंट जो है वो सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिब्रेलिन प्रमोट फ्रूट सेट, जिब्रेलिन फ्रूट सेट को प्रमोट करता है। Stimulation of fruit sac by gibberellin has been observed in apple। जो स्टिमुलेशन है फ्रूट सेट की ऑब्जर्व की जा सकती है एप्पल के अंदर, मेलस सैलिवेस्ट्रिस। तो इसके अंदर जिब्रेलिन क्या करता है, फ्रूट सेट को प्रमोट कर देता है जी। ये प्रमोट सीड जर्मिनेशन, ये सीड जर्मिनेशन को कैसे प्रमोट करेगा, कुछ सीड होते हैं वाइल्ड प्लांट्स के, वो उन्हें चाहिए होती है रेगुलर लाइट या फिर उन्हें चाहिए होता है कोल्ड टेम्परेचर, तो वो इंड्यूस फिर करते हैं जाके जर्मिनेशन। तो इन सच सीड, इस तरह के जो सीड होते हैं, दिस डोरमेंसी ओवरकम बाय अप्लाइंग जिब्रेलिन। तो ये जो डोरमेंसी है ये इसे हम ओवरकम कर सकते हैं जिब्रेलिन अप्लाई करके। जिब्रेलिन एप्लीकेशन इज आल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस हाइड्रोलिसिस। बहुत सारी हाइड्रोलिसिस होती हैं वो भी जिब्रेलिन की अप्लाई करने की वजह से स्टिमुलेट हो जाते हैं। GA used as a brewing industry in production of malt। माल्ट एक ख़ास किस्म का केमिकल है, तो एक ख़ास किस्म का प्रोडक्ट है जिसे प्रोड्यूस करने के लिए जो ब्रीविंग इंडस्ट्री है वो यूज़ करती है जिब्रेलिन को। कमर्शियल एप्लीकेशन में आ जाएँ तो इसमें है फ्रूट प्रोडक्शन। फ्रूट कैसे प्रोड्यूस करेगा, जिब्रेलिन यूज किया जाता है इंक्रीज दी स्टाक लेंथ, यानी कि हमने पहले भी देखा था कि ये डिस्कवरी राइस प्लांट में होता है कि उसका स्टाक जो है बहुत लंबा हो जाता है और सीड बहुत कम बनते हैं। तो जिब्रेलिन को उन्होंने इस्तेमाल किया सीडलेस जो ग्रेप्स हैं उनके ऊपर, एक साइंटिस्ट ने। तो उसने कहा जो स्टॉक था ना ग्रेप्स का वो लंबा होता गया और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप्स लगते गए, तो इसने ये फ्रूट प्रोडक्शन में आ गया। अ मिक्सचर ऑफ बेंजाइल adenine plus GA4 plus GA7 can cause apple fruit to elongate and is used to improve the shape of a delicious type apple। अब उन्होंने ये बेंजाइल एडिनिन प्लस GA4 प्लस GA7 अप्लाई किया एप्पल प्लांट के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया कि इलोगेट हो गया और इसका जो जायका था, इसकी जो शेप थी वो बहुत अच्छी बन गई। दी सिट्रस फ्रूट, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें लेमन नंबर 1 पे आता है, जिनमें ऑरेंजेस आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं जिब्रेलिन डिले सेंसेन। जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें जो सेंसेन का प्रोसेस होता है कि आई थिंक प्लांट्स जो हैं वो जल्दी सेंसेन का प्रोसेस होता है, जो फल होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं, तो इसे भी डिले कर देता है। अलाउइंग फ्रूट्स टू बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। तो ये क्या करते हैं फ्रूट को मतलब गिरने नहीं देता, उधर उनके साथ ही प्लांट के साथ ही लगे रहने देता है और ये बढ़ा देता है
एक्सटेंड कर देता है उनका पीरियड कि वो प्लांट के साथ ही लगे रहें, नीचे गिर के ख़राब हो जाते हैं फ्रूट्स। तो इसलिए अगर वो साथ रहेंगे तो जिसका जो मार्केट पीरियड है वो बढ़ जाएगा। माल्टिंग ऑफ बार्ले, माल्टिंग का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि ब्रीविंग में इसमें इस्तेमाल होना होता है। ये ब्रीवरिंग इंडस्ट्री का फर्स्ट स्टेप है माल्टिंग। तो ड्यूरिंग माल्टिंग के दौरान क्या होता है, बार्ले सीड्स जो होते हैं हॉर्डियम वल्गर आर अलाउड, इन्हें अलाउ किया जाता है कि वो जर्मिनेट करें टेम्परेचर के पे। तो वो जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ख़ास होता है, तो ये मैक्सिमाइज़ कर देते हैं प्रोडक्शन ऑफ दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब इसने जब हमने इसे टेम्परेचर देना है और इसे ग्रो करवाना है, इजाज़त देनी है कि जर्मिनेट हो जाए, तो फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं उनको प्रोडक्शन को वो मैक्सिमाइज़ करेगा, बहुत तेज़ कर देगा। और एलोरीन जो लेयर है एंजाइम्स के ज़रिए उस पर ये असर करेगा। जिब्रेलिन हम यूज़ करेंगे तो जिब्रेलिन का क्या करेगा, स्पीड अप प्रोसेस कर देगा, माल्टिंग के प्रोसेस को बहुत तेज़ कर देगा। जर्मिनेटेड सीड जो हैं देन ड्राइड, फिर जो जर्मिनेटेड सीड होंगे उन्हें सुखाया जाएगा, फिर पल्वराइज किया जाएगा कि वो प्रोड्यूस करें माल्ट को, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइलोटिक यानी कि स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम। ये अमाइलोटिक एंजाइम है, ये क्या करता है, स्टार्च को डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। आर पार्शली डाइजेस्टेड स्टार्च, तो ये क्या करता है, स्टार्च को डिग्रेड कर देते हैं, हाफ तोड़ देता है। नेक्स्ट स्टेप है कि ड्यूरिंग मैशिंग, जब हम मैश करते हैं तो स्टेम को वाटर में इज़ एडिड। तो मैशिंग के स्टेप में क्या होता है, पानी डाला जाता है, तो पानी की वजह से क्या होता है, एमाइलेज प्रोड्यूस होता है माल्ट के अंदर, और ये क्या कर देते हैं, माल्ट को कन्वर्ट करते हैं रेजिडियल स्टार्च में एज वेल एज एडिड स्टार्च। जब जैसे जैसे स्टार्च ऐड हो जाती है टू डाइसेक्राइड माल्टोज, तो ये जो स्टार्च है ये नेक्स्ट चली जाती है डाइसेक्राइड माल्टोज की फॉर्म में, विच इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंजाइम माल्टेज के ज़रिए। तो दी रिजल्टिंग वर्ड इज़ देन बॉइल्ड, जो रिजल्टिंग हमें वर्ड की फॉर्म में हासिल हुआ, टू स्टॉप दी रिएक्शन, ये जो रिजल्टिंग वर्ड है फिर इसे बॉयल किया जाता है और फिर रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। इन फाइनल स्टेप, जो फाइनल स्टेप होता है, यीस्ट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इन दी वर्ड टू एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। जो यीस्ट है ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को एथेनॉल में, किसके ज़रिए, फर्मेंटेशन के ज़रिए। इंक्रीजिंग शुगर कैन यील्ड, ज़ाहिर बात है गन्ने की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी, ज़ाहिर सी बात है उसमें उतने ज़्यादा शुगर्स पैदा होंगे, उसकी उतनी ज़्यादा फसल अच्छी होगी, इतनी ज़्यादा उसकी यील्ड अच्छी आएगी। तो शुगर कैन सिकैरम ओफेसिनेरम, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये क्या करता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर की फॉर्म में, सक्रोज में, इंस्टेड ऑफ स्टार्च की बजाय। तो अदर शुगर जो होती, शुगर स्टोरिंग क्रॉप्स में आता है कि एक तो शुगर केन हो गया जो शुगर बनाता है, ठीक है। तो दूसरा है वो है शुगर बीट भी शुगर को स्टोर करने वाली फसल है। दी न्यू गिनिया, जो न्यू गिनिया था उसमें क्या हुआ कि शुगर केन जेंट पेरेनियल क्रॉस, तो दी ग्रो 4 मीटर टू 6 मीटर टॉल। न्यू गिनिया में जो शुगर केन का जेंट पेरेनियल ग्रोथ था, यानी कि सबसे लंबा प्लांट जो था वो था 4 मीटर से लेके 6 मीटर तक लंबा। सक्रोज स्टोर, जिसमें सक्रोज स्टोर होते हैं सेंट्रल वैक्यूल्स, यानी कि जो गन्ने के सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं उनमें सक्रोज स्टोर होते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स में। स्प्रेइंग विद जिब्रेलिन, जब हमने इसके ऊपर डाली जिब्रेलिन तो इसने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ न्यू केन अप टू 20 टन पर एकड़। अब 1 एकड़ है गन्ने का खेत, तो हमने उसके ऊपर जिब्रेलिन अप्लाई कर दिया है। जब हम जिब्रेलिन अप्लाई करेंगे ना तो वो 20 टन पर एकड़, 1 एकड़ पे 20 टन आपको यील्ड देगा। एंड शुगर, ये पिछले जो थी ये उसके क्रॉप की थी, और जो शुगर पैदा होगी वो शुगर यील्ड होगी 2 टन पर एकड़, यानी कि 2 टन 1 एकड़ पे
आपको इतनी शुगर जो है, जो गन्ने का रस है वो हासिल हो सकता है। दिस इंक्रीज इज़ अ रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ इंटरनोड इलोगेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो ये क्या है, ये इंक्रीज कर देता है रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन, जो इंटरनोड हैं उनकी स्टिमुलेशन, जितनी ज़्यादा इंटरनोड बनेगी उतनी ज़्यादा शुगर स्टोर होती जाएगी और यील्ड जो है हमें वो अच्छी आ जाएगी। यूज़ इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में कैसे इस्तेमाल होता है, लॉन्गजिविनैलिटी पीरियड इन कोनिफर्स, कोनिफर्स में लॉन्गजिविनैलिटी पीरियड होता है, तो ये डिटरमाइन किया जाता है ब्रीडिंग करके, ब्रीडिंग प्रोग्राम के ज़रिए, और ये प्रिवेंट करते हैं रिप्रोडक्शन को डिज़ायरेबल ट्रीज़ के अंदर। तो जैसे हम GA4 GA7 का स्प्रे करेंगे, ये क्या कर देगा, सीड प्रोडक्शन का जो टाइम है उसे रिड्यूस कर देगा और उसके अंदर जो कॉइन फॉर्म है वो यंग ट्रीज़ के अंदर बनेगी। तो जिब्रेलिन प्रमोट करेगा मेल फ्लावर बने इन कुकर बेड्स, जो कुकर बेड्स पौधे होते हैं, बेड्स होती हैं, तो उनमें ये जिब्रेलिन है, ये मेल फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन को तेज़ कर देता है, बढ़ाता है अदर दैन फीमेल फ्लावर्स। नेक्स्ट स्टिमुलेशन ऑफ बोल्टिंग इन बाइनियल रोस्टी क्रॉप्स। तो जो स्टिमुलेशन है, बोल्टिंग हो रही है बाइनियल रोस्टी क्रॉप्स में, जैसे कि बीट है, बीटा वल्गैरिस, कैबेज है, ब्रासिका और ओलैरिसिया, तो आर बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिन। तो ये जो फसलें हैं ना, इन पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट करते हैं, जिब्रेलिन पे इफ़ेक्ट करता है और ओकेजनली यूज किया जाता है, ये कमर्शियली जिब्रेलिन इन पे यूज़ किया जाता है ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल हासिल हो सके। नेक्स्ट इज़ दैट कि जिब्रेलिन प्रिवेंट करता है इलोगेशन ऑफ ग्रोथ को। तो दी फ्लोरल क्रॉप्स, जो फ्लोरल क्रॉप्स हैं, शॉर्ट स्टॉकी प्लांट्स हैं जिनमें, अब फ्लोरल यानी कि जो फूल वाली क्रॉप्स हैं जो छोटी होती हैं, जिनके स्टॉक जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे कि लिलीज आ गई, क्राइसेंथेमम आ गई, ठीक है, पॉइंसेंथेसिस आ गया, आर डिज़ायरेबल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इलोगेशन ग्रोथ कैन बी अचीव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन। जब हम इन पे जिब्रेलिन अप्लाई करेंगे तो इनकी जो इलोगेशन ग्रोथ है वो क्या होगी, अचीव होगी, यानी कि इनका स्टॉक छोटा होता है, छोटे कद वाली फसलें होती हैं ये, तो इनका वो स्टॉक इलोगेशन है, जो इनका स्टॉक है वो बढ़ा देगा, उसकी इलोगेशन करवा देगा जिब्रेलिन जब अप्लाई किया जाएगा। सिंथेसिस इनहेबिटर्स, जो इनहेबिटर्स हैं उनकी सिंथेसिस करवाएगा, जिसमें आते हैं एनसिमाइडोल, कमर्शियली से एरेस्ट कहते हैं, पैक्लोब्यूटेराजोल, जिसे बोंजी के नाम से जाना जाता है, लॉजिंग। अब लॉजिंग एक फिनोमेना होता है, फिनोमेना ये है कि जब प्लांट का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसका स्टेम जो है वो ग्राउंड की तरफ, उसके ऊपर क्योंकि सीड लगे होते हैं प्लांट के ऊपर, तो उसका जो कद है वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो सीड का जो बोझ होता है, जो फ्रूट का बोझ होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो ग्राउंड की तरफ झुकना शुरू कर देते हैं अपने वज़न की वजह से, अपने वज़न की वजह से। तो फिर क्योंकि उसका स्टॉक ही बहुत बड़ा हो जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जब प्लांट जो है वो फुल ग्राउंड की तरफ झुक जाएगा तो उसकी जो डिपेंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट है, उसका स्टॉक बहुत बड़ा हो गया है तो वो ग्राउंड की तरफ झुक गई है, तो उसे अब काश्त करना मुश्किल हो जाएगा, उसे रिपेंड करना मुश्किल हो जाएगा और ये हार्वेस्ट करना, और ये जो लॉन्ग स्टॉक है ये जब ग्राउंड पे जाके लग जाएगा तो उसे हार्वेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो शॉर्टर इंटरनोड्स रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द प्लांट्स टू लॉज। अब जो शॉर्टर इंटरनोड्स हैं ये क्या करती हैं, टेंडेंसी जो प्लांट की है, लॉज टेंडेंसी है, वज़न उठाने की जो ताकत है उसे बढ़ा देती हैं, ठीक है, तो कम कर देती हैं। जितनी ज़्यादा इंटरनोड्स होंगी उसका वज़न उठाने की जो कैपेसिटी उतनी कम होगी। जब हम जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस इनहेबिटर, यानी कि ये इनहेबिटर है, जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस इनहेबिटर जब अप्लाई करेंगे तो ये रोक देगा उसकी ग्रोथ को कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनोड ना बने, और ये ख़ास तौर पे रोड साइड जो श्रब प्लांटिंग होती है उनमें ये यूज़ किया जाता है। इससे
प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा ग्रो नहीं करता, उसका कद छोटा ही रहता है और वो जो बीजों का जो सीड्स का वज़न है, जो बोझ है, वो आसानी से उठा लेता है और इसे हार्वेस्ट करना ईजी हो जाता है।